good evening all my dear students and welcome back my show chemistry with उपाध्याय सर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास आपकी जस्ट हमने बात कर रखी है, जहाँ तक आप थंबनेल देख पा रहे होंगे। हमारी जो क्लासेस है क्विक रिवीजन क्लास है, मीन्स आज के हम क्लास में सॉलिड स्टेट जिसे ठोस अवस्था कहते हैं उसकी तीसरी लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि आज की जो हमारी लेक्चर है, आज की क्लास है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास है, हम आज की क्लास में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने वाले हैं बच्चे। आज की क्लास आपकी जो है क्रिस्टलीय ठोस के नाम है, मतलब आज की क्लास में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो बातें की जाती हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है अंतराण्विक बलों के आधार पर उनका वर्गीकरण 4 वर्गों में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे 4 वर्गों में किया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया जाता है। ओके, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको एक चीज पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आज हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, इस क्लास में हो सकता है मैं आपके कमेंट को ना देख पाऊँ या मैं आपके कमेंट को ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि कमेंट देखने और पढ़ने वाले जो हमारी डिवाइस है वो अभी राइट नाउ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जस्ट आपको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जिसे जहाँ प्रॉब्लम होगी वो दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे कमेंट करके या मैसेज करके आप वहाँ से अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। फिलहाल हमारी जो क्लासेस होगी, इस क्लासेस में हम आपके कमेंट को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपको बाकायदा समझा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। ध्यान रखिए। सबसे पहला जो वर्गीकरण है भाई, पहला वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहला वर्ग जो होता है, पहली जो वर्गीकरण है वो आणविक ठोस के रूप में होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस का जो पहला वर्गीकरण है हम आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हिंदी में आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इस प्रकार के ठोसों का निर्माण, जो ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इस प्रकार के ठोसों का निर्माण अणुओं से मिलकर के होता है। और इस तरह के जो ठोस होते हैं इनका निर्माण किससे मिलकर होता है? अणुओं से मिलकर के होता है। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, जिसके आधार पर इन्हें भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब मेरे प्यारे, आप जहां तक समझ पा रहे, पहले से हम लोग रिवीजन की क्लास रखे हैं, इसलिए हम इस क्लास में हर एक टॉपिक के ऊपर उतनी ज्यादा जोर या चीजें नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी बस एक ही कोशिश है कि आप जो भी क्विक रिवीजन में आए, रिवीजन क्लास जो आप कर रहे हैं, इसमें करने के बाद थोड़ी सी आप जस्ट इसको रिवाइज करेंगे, एक बार या 2 बार एग्जाम से पहले आपकी डेफिनेटली ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्योंकि अब जो टाइम है वो हमारे पास रिवीजन की ही टाइम। ओके, अब देखते हैं मेरे प्यारे, कहा गया कि आणविक ठोस जो है वो क्रिस्टलीय ठोस का एक वर्ग है, मतलब एक वर्गीकरण किया गया है। और इसके अतिरिक्त ये जो आपका आणविक ठोस है, इसका निर्माण अणुओं के संयोजन से होता है, अणुओं के परस्पर संयोजन से होता है आणविक ठोस का निर्माण। और ये आणविक ठोस में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस यहाँ वर्क करता है। उसके बाद इसका खुद, मतलब ये खुद किसी का वर्गीकरण है, इसका पुनः वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। तो पहला जो वर्गीकरण है आपका कौन सा होगा? इसमें ए नंबर की बात करेंगे हम, तो अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे। पहला वर्ग जो होगा, ध्यान समझिएगा, जो हमारा आणविक ठोस है, आणविक ठोस की जो पहली वर्ग है, जो पहला वर्गीकरण हम बोलते हैं आणविक ठोस का पहला वर्गीकरण, जिसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। इसे अभी हम देखेंगे स्पष्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी है अध्रुवीय आणविक ठोस, इसकी हम पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन के साथ आपके लिए लाए हैं। देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस जो है, इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, हम बोलेंगे कि ये आणविक ठोस, ये वैसा आणविक ठोस है जिसमें
अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब हम बोलेंगे ये वह आणविक ठोस है जिसमें दो अणुओं के बीच दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कौन विद्युत के कुचालक होते हैं भाई? तो अध्रुवीय आणविक ठोस जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। साथ में इनका गलनांक व क्वथनांक अत्यंत कम होता है। मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनका क्वथनांक और गलनांक अत्यंत कम होता है। क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं कि वह कौन सा ठोस है जिसका क्वथनांक और गलनांक अत्यंत कम होता है, निम्न होता है। तो आप बोलेंगे कौन सा बोलेंगे भाई? तो अध्रुवीय आणविक ठोस जिसके क्वथनांक और गलनांक अत्यंत कम होते हैं। ये निम्न ताप पर ठोस अवस्था में, जबकि कमरे के ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जस्ट लाइक उदाहरण के लिए हम लेकर के आएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इत्यादि। अगर आपसे कोई बोलता है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस है इनकी कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप डायरेक्टली गैसों का उदाहरण दे सकते हैं। इसमें आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हम बात करेंगे। ये जो है इनका जब तापमान कम करेंगे, जब ये निम्न तापमान पे होंगे, तो हाइड्रोजन जो है ये किस रूप में होगा? ठोस अवस्था में होगा। ऑक्सीजन भी सेम ठोस अवस्था में होंगे। निम्न ताप पर ध्यान रहे, नाइट्रोजन भी यही होगा। लेकिन कमरे के ताप पर मीन्स जो कमरे का ताप जो रूम टेम्परेचर होता है वो आपका रूम टेम्परेचर है क्या? तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 के बीच के आसपास का जो तापमान होता है उसके ऊपर ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रहा अध्रुवीय आणविक ठोस। अगर कोई आपसे बोलता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस कैसा ठोस है, तो हम बोलेंगे कि वह ठोस जिसमें अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, उस ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं एवं इनका गलनांक व क्वथनांक अत्यंत कम होता है, अत्यंत निम्न होता है। एवं इस ठोस की जो अवस्था है ठोस अवस्था में होती है, परंतु निम्न ताप पर जब ताप कमरे के ताप के आसपास पहुंच जाता है तो ये द्रव और गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ ले सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर से इसके बाद हम अगली बात करेंगे, थोड़ी सी हम इसको अगले पैराग्राफ में लेकर के चलेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ध्रुवीय आणविक ठोस की स्पेस पे शायद डिस्प्ले नहीं हो पाएगी इसके वजह से, या इसकी वजह से। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बोला है कि सबसे पहले आज की क्लास क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण पर थी। क्रिस्टलीय ठोस का पहला वर्गीकरण था आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का पहला वर्गीकरण कौन सा था? आणविक ठोस। आणविक ठोस को अगेन सब डिवाइड किया गया, फिर से उसको वर्गीकृत किया गया, और जो उसका वर्गीकरण फिर से किया गया उसमें स्टूडेंट्स आपको पहला वर्ग था अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा वर्ग जो आपके सामने है यहाँ पे, हमारा जो दूसरा वर्ग है वो दूसरा वर्ग है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे अपने दूसरे वर्ग को? दूसरा जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई बोले ना कि आपको ध्रुवीय आणविक ठोस का अंग्रेजी में आप इसे क्या लिखेंगे, तो आप बोल सकते हैं ध्रुवीय का मतलब पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोग बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात अगर करते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं, कहा जाता है, ध्यान समझिए, इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब इस तरह के जो ठोस है उनके अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करने का मतलब हुआ कि वैसे ठोस जिनमें दो तरह के, वैसे ठोस जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि वो ध्रुवीय अणु की वजह से उस ठोस का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय ठोस। कोई पूछे ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, हम बोलेंगे वैसे ठोस जिसका निर्माण ध्रुवीय अणुओं के संयोजन से होता है, वे आपके क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। अब सवाल है कि सर ध्रुवीय अणु क्या है? तो वह अणु जो दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हो, जिनकी
विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता दोनों अलग अलग होती है। जस्ट लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो HCl, HBr और HI ये तीनों के तीनों आपके ध्रुवीय आणविक ठोस है। रीजन क्या है कि HCl को लेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अंतराणविक आकर्षण बल की हम बात करते हैं, ये अंतराणविक आकर्षण बल जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ क्लोरीन जो है बाबू क्लोरीन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन की तुलना में ये विद्युत धनात्मक है। तो कहा जाता है कि दो अलग अलग ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के संयोजन से बने अणु से मिलकर के बने ठोस को क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस भी ये भी जो होते हैं आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस भी विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका भी गलनांक और पतनांक कम होता है, निम्न होता है। ओके फ्रेंड्स, निम्न ताप पर ये भी ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि कमरे के ताप पर द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये कौन है? तो ये आपके कौन है भाई? तो ये आपके ध्रुवीय हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस हैं और इसके पहले हमने पढ़ा है अध्रुवीय। एक शब्द में एकदम संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं, एकदम आसान भाषा में, इससे आसान कुछ नहीं। तुम खुद बोलोगे कि सर इससे आसान बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मतलब कि ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझने का तरीका कि कैसे आप ध्रुवीय और कैसे आप अध्रुवीय को समझते हो, इससे आसान बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि इससे आसान कुछ नहीं है, क्या आसान नहीं है, इसकी हम बात कर लेंगे। फिलहाल समझिए, मैं दोनों की बातें यहाँ बता देता हूँ कैसे आसान है दोनों का दोनों। कोई बोले ध्रुवीय और अध्रुवीय पहचानने का सबसे बेस्ट वे, सबसे आसान तरीका अगर कोई है तो क्या है? कोई बोले देखो भाई H2 का मतलब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये समजातीय है कि विषम जातीय है? तो समजातीय हम बोलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ जो परमाणु लगे हुए हैं दोनों के दोनों सेम टू सेम है, मतलब जस्ट भाई की तरह दिख रहे हैं। ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O2 मतलब ये दोनों का दोनों सेम टू सेम है। अगर कोई बोले N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब ये N दोनों के दोनों सेम टू सेम है, तो इस तरह का जो अणु है, इस तरह का जो अणु ये अध्रुवीय अणु कहलाता है, जिसमें दो समान परमाणु भाग लेते हैं, वो अध्रुवीय अणु होता है। और अध्रुवीय अणु से मिलकर बने ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपसे कोई बोलेगा कि HCl, HBr और HI या कुछ भी हो जिसमें दो अलग अलग, ये क्लोरीन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये ब्रोमीन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये आयोडीन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, मतलब HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या इनमें दो अलग अलग परमाणु हैं? अगर दो अलग अलग परमाणु के संयोजन से जिस अणु का निर्माण होता है वह अणु ध्रुवीय अणु होता है, और ध्रुवीय अणु के संयोजन से बने ठोस को क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी अगली जो पॉइंट है, जो हमारा अगला जो पॉइंट है, आणविक ठोस का जो वर्गीकरण हमने 3 वर्गों में कर रखा है। पहला जो हमारा वर्ग है आणविक ठोस का वर्गीकरण में, एक है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और जो आपका तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके नाम में ही इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन छिपी हुई है। क्योंकि जो तीसरा है वर्गीकरण आणविक ठोस का तीसरा वर्ग हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, इस प्रकार के ठोसों में हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आंशिक आकर्षित होकर के हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। अब जब भी तुमको बोले ना, जब भी आपको कभी बोले ना कि हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस, इसका मतलब ये समझ लेना है कि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो इससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ये 3 ही तत्व होते हैं, जिसे FON कहा जाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 तत्व जो हैं हाइड्रोजन के साथ आंशिक रूप से बंध बनाते हैं। आंशिक रूप से हाइड्रोजन इन तीनों के साथ आकर्षित होकर के
आकर्षित होकर के एक ठोस का निर्माण करता है, उस ठोस को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब इस ठोस का भी गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस, इन दोनों ठोसों से थोड़ा सा ज्यादा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का गलनांक और क्वथनांक। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी जो आपके होते हैं विद्युत के कुचालक ही होते हैं तथा यह निम्न ताप पर ठोस अवस्था में, जबकि सामान्य ताप पर द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन होते हैं भाई? तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होते हैं। मतलब यहाँ कहा जाता है, एग्जांपल्स में आ जाएगा H2O, NH3 इत्यादि और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर नहीं है तो हम लोग अपने अगली पॉइंट्स की ओर चलेंगे। आई होप सबसे पहले अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका जो क्रिस्टलीन ठोस है इसका वर्गीकरण, तो पहला वर्ग हम बोलेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस। पहला वर्गीकरण क्या बोलेंगे? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस वह क्रिस्टलीय ठोस है जिसका निर्माण अणुओं के संयोजन से होता है एवं इस ठोस में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है। इस ठोस को, कौन से ठोस को? आणविक क्रिस्टलीय ठोस को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला वर्ग जो आपका है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा वर्ग है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा वर्ग है हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। ये तीनों ठोसों का हमने वर्गीकरण देख लिया। अब इसके बाद हमारी जो अगली ठोस है जिसकी हम बात करेंगे, मतलब कि अगली ठोस, ये जो हम वर्गीकरण लेकर के आ रहे हैं, ये वर्गीकरण जो आपका है, ये वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोस का है। क्योंकि हमने आणविक ठोस का वर्गीकरण तीनों पढ़ रखा है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारी जो अगली वर्गीकरण है, अगली वर्गीकरण आपकी, ये अगली वर्गीकरण है आयनिक ठोस के रूप में। अगली वर्गीकरण जो आपकी है वो आयनिक ठोस के रूप में है। सिर्फ आयनिक ठोस जो है उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। और इस तरह के ठोसों का निर्माण आयनों के कारण होता है। आयनिक ठोस का मतलब आयनिक समझ में आया? मतलब आयनों के संयोजन से जिस ठोस का निर्माण होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। मेरे प्यारे, अगर आपसे बोले कोई कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, हम बोलेंगे वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण आयनों के परस्पर संयोजन से होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों का निर्माण जो है आयनों से मिलकर होता है, अर्थात आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसे हम कूलाम बल कहते हैं, इसके कारण होता है। मतलब अगर कोई बोलता है कि कोई भी यौगिक या अणु का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है, तो आप बच्चे जो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, बच्चे बोलते हैं कि सर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो आबंध बनता है, ये जो आबंध होता है इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से बनता है, केमिस्ट्री वाले बच्चे बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को जो आकर्षित करने वाला बल है, इसे हम यहाँ पे कूलाम बल के रूप में भी इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उस बल के कारण ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl की भी बात कर सकते हैं। तो NaCl में Cl जो है Cl माइनस बनाएगा, मतलब Cl माइनस जो आयन हो गया, और यहाँ Na प्लस। मुझे बताइए कि ये दोनों के दोनों Na प्लस और Cl माइनस क्या है? तो ये दोनों के दोनों आयन है। ये दोनों के दोनों क्या है? आयन है। और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? तो Cl जो क्लोरीन आयन है, नेगेटिव ऋणात्मक है, इसका आकर्षण किसके ऊपर लगता है भाई? इसके ऊपर Na प्लस के ऊपर, सोडियम आयन के ऊपर लगता है। इसी की वजह से कहा जाता है कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है, इस ठोस का निर्माण आयनों के परस्पर संयोजन से होता है। इसीलिए वैसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। अर्थात आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण, मतलब वैद्युत आकर्षण का मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होती है वो कार्य करता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, क्योंकि ये -1 + 1 दोनों न्यूट्रल होकर के उदासीन बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, और NaCl जो है
एक प्रकार का आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। ओके स्टूडेंट्स, जिसके कारण अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब वैद्युत आकर्षण बल के कारण कार्य करता है। इसकी वजह से ये जो होते हैं कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। जो आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। बाबू इनके गलनांक और पथनांक कुछ होते हैं। इसके बाद यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बोले कि जो ये ठोस है कौन से वाले आयनिक ठोस जो है इनका गलनांक पथनांक उच्च होता है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं? तो आयनिक ठोस होते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछता है निम्न में कौन ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक तथा गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो हम यहाँ बोलेंगे कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को कह रहा है, बोल रहा है। एनी प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, मतलब कि गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अगर कोई बोले आयनिक ठोस क्या है तो आप बोले ना, देख भाई NaCl ले लो, KCl ले लो, MgCl2 ले लो, ये सभी के सभी आयनिक ठोस है, क्योंकि इन ठोसों का निर्माण आयनों के परस्पर संयोजन से बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस की वजह से हुआ है। आई होप आपकी आयनिक ठोस क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आयनिक ठोस आपकी क्लियर हो जाती है तो आपकी अगली जो पॉइंट है, जो आपका अगला वर्ग है, जो आपका अगला वर्गीकरण है क्रिस्टलीय ठोस का, वो आपका कौन सा होगा? अगला होगा आपका, अगला जो आपका होगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होगा। ये आपका क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा वर्गीकरण है, जिसे हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बाबू अगर आपसे कोई बोले कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि धात्विक परमाणुओं में मुख्य कौन होते हैं? धनायन होते हैं। ध्यान से समझिएगा, धात्विक परमाणुओं में मुख्य कौन होते हैं? धनायन होते हैं। मतलब कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की धनात्मक होती हैं, और जब विद्युत की धनात्मक होती हैं तो उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। धात्विक परमाणु में धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिस कारण से इन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगर हम कहा जाए कि जो कहा जाता है कि जो धातुओं की सतह होती है, धातुएं आसानी से विद्युत का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती हैं, जिसकी वजह से धातुओं के जो सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी देखो एक क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है यहाँ से इस टॉपिक से कि धात्विक ठोस की तुलना निम्नलिखित में किससे की जाती है, तो हम लोग बोलेंगे इसकी तुलना किससे की जाती है? समुद्र से की जाती है। मतलब कि धातुओं के सतह पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड, इलेक्ट्रॉनों का संग्रह जमा होता है, ठीक उसी प्रकार से इसकी वजह से इसकी तुलना हम इसके साथ करते हैं। अगर कोई बोलता है कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है, तो सबसे पहले धातु में एक क्रिस्टल का रूप है, धातु में एक क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी बात कि धातुओं में जो ठोस जो धातुएं होती है उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देती हैं, इसकी वजह से धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अब यहाँ बोलेंगे कि दो या दो से अधिक धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन के द्वारा धात्विक बंधन बनाते हैं। दो या दो से अधिक धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक बंधन का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि दो धातु ले या दो से ज्यादा धातु ले और दोनों आपस में क्या करें? धात्विक बंधन बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो उस ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। यह धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कठोर होता है। अपवाद में एक खाली हो जाएगा आपका पारा। आपका धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कठोर होता है, अपवाद है सिर्फ और सिर्फ आपका कौन? तो पारा है। ओके, अपवाद जो है आपका कौन है बाबू? पारा है। अब कहा जाता है कि पारा जो है इनका गलनांक जो है, पारा का गलनांक जो होता है क्या होता है? उच्च होता है। पारा का गलनांक उच्च होता है और यह जो है ठोस अथवा दोनों ही अवस्थाओं में
ये जो पारा है ठोस अथवा दोनों ही अवस्थाओं में, गतिज अवस्थाओं में विद्युत धारा और ऊष्मा का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं AU, HG, FP, FMG इत्यादि। ये सभी के सभी these are called metallic solids, these are called metallic solids, मतलब इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ओके, लाइट चला रहे हो क्या? क्या बात है, वाचिंग 4 वाचिंग हो भी गया, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक जब प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो अगली जो हमारी है क्रिस्टलीय ठोस की, जो अगली जो हमारी क्लासिफिकेशन, जो हमारा अगला वर्गीकरण है और लास्ट वर्गीकरण है इस टॉपिक का, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण का जो अंतिम टॉपिक है आपका, वो अंतिम टॉपिक कौन है, तो आप यहाँ अंतिम टॉपिक की हम बात करेंगे। तो एकदम आसान है भाई, अंतिम टॉपिक से आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। अंतिम टॉपिक जो आपका 4th है, सहसंयोजक ठोस, इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस इसे क्या कहते हैं, हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेटवर्क का मतलब समझ में आता है? नेटवर्क का मतलब होता है कि एक विशाल संग्रह, अणुओं परमाणुओं की एक विशाल संग्रह, एक विशाल संख्या, जिसमें अणु और परमाणु एकदम अंतिम मुख्य रूप से मैक्सिमम जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, जो नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस होता है, इनमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं। सबसे पहले कोई बोले कि जो नेटवर्क ठोस है, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये अधात्विक परमाणु होते हैं, और इनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछता है सहसंयोजक बंधन की, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं, जिन कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम कहते हैं क्या, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इनका गलनांक जो होता है उच्च होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। इस प्रकार के ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं एवं यह जलनुमा संरचना बना लेता है, मतलब यह जो है वलयनुमा संरचना बनाता है। नेटवर्क ठोस का मतलब इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह से संरचना बाबू बढ़ते जाती है, कुछ इस तरह से इनकी संरचनाएं बनते जाती हैं, फिर ऐसे करके आगे होती जाती हैं। लाइक दिस दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, क्या हम देखिए कुछ इस तरह से संरचनाएं होती हैं, इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, मतलब संरचनाएं जो इनकी एकदम काफी लंबी संरचनाएं होती हैं। लाइक दिस, मतलब यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो सहसंयोजक ठोस है जिसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं, ये नेटवर्क ठोस जो आपका है, इस नेटवर्क ठोस की अगर हम बात करेंगे तो बाबू यहाँ पे नेटवर्क ठोस में कुछ उदाहरण आपके आते हैं। ग्रेफाइट जो कि अपवार है, और यहाँ हीरा जो है एक आपका उदाहरण है। तो यहाँ से हम बातें कर सकते हैं। कोई हमसे पूछता है अगर कि आपका नेटवर्क ठोस का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, हम बोलेंगे हीरा, ग्रेफाइट। जहाँ पे हीरा में किसका भी हम प्रीवियस क्लास में जब अपने ही आपके इसी चैनल पे पी ब्लॉक का जब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा रहे थे, तो हमने बोला था कि हीरा जो है, हीरा उसमें कार्बन परमाणु की प्रसंकरण क्या होगी, हम बात कर चुके हैं sp3 होती है। ये सारी बातें हम लोग स्टूडेंट्स करते रहते हैं। तब तक के लिए हमारे स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लासेस है वो हम क्रिस्टलीय ठोस को लेकर के आए, और क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण को हमने देखा। हमने सबसे पहले, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, हमने ये देखा कि क्रिस्टलीय ठोस जो है कुल 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला था हमारा, पहला क्रिस्टलीय ठोस था कौन सा भाई, आणविक ठोस। पहला था हमारा कौन सा, आणविक। दूसरा आयनिक। तीसरा कौन सा था भाई, फटाफट तीसरा कौन सा था, फटाफट कमेंट करें, फटाफट लोग बताएं तीसरा कौन सा था, सारे लोग। अब अक्रिस्टलीय नहीं, मैंने बोला है, ध्यान से समझिए, पहला है आणविक, दूसरा है आयनिक, तीसरा कौन सा, अरे धात्विक हो, तीसरा कौन सा, धात्विक, और चौथा कौन सा, तो चौथा आपके पास है हाइड्रोजन, मतलब सहसंयोजक। कौन सा,
सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। फ्रेंड्स तब तक के लिए हमारी क्लासेस आज के लिए इतने ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है और अगर हमारी क्लासेस को आपको अगर पसंद कर रहे हैं आप अगर, तो यहाँ सबसे पहले दबा करके लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना जहां भी आप देख रहे हो, और जिसे भी आप आगे देखोगे सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। चलिए थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।